तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है कि परमार एसएससी सर के द्वारा जो दिल्ली पुलिस के लिए जीके की जो सीरीज़ शुरू की गई है, तो उस सीरीज़ का लेक्चर 2 हम जो है आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल इजी आसान भाषा में रहेगा, ठीक है जी। पूरी हिंदी भाषा में हम जो इसको समझने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन थे आपका 11वीं सूची जो कि पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, जी बिल्कुल ये राइट आंसर है। जो 12वीं सूची है वो राष्ट्रपति व चुनाव से संबंधित है, जी बिल्कुल भी नहीं। जो 10वीं सूची है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। जो भाषाएं हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में है। और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये आपका जो अनुसूची है वो 1 में है। उसके बाद है कि 9वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है, जी बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पहले वाला ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो अन्य फैक्ट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हुआ था और इस तिथि को चुनने का कारण यह था कि इसी दिन जो है वो 1930 में लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 को हुआ था, 1929 के बाद जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था। उसके बाद है कि संविधान लागू होने के समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में जो है आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उन सभी अनुसूचियों के बारे में बात करें तो जो पहली अनुसूची है जो कि हमें बताती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता। अनुसूची 2 जो कि आपके वेतन भत्तों से संबंधित है, ठीक है जी। चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा कोई अध्यक्ष हो, ठीक है जी। राज्यसभा और विधान परिषद के या फिर न्यायाधीश आदि के सभी जो वेतन है वो अनुसूची 2 में आते हैं। उसके बाद अनुसूची 3 यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान आपका अनुसूची 3 में आता है। जो भी यहाँ पर है राष्ट्रपति राज्यपाल सभी की जो शपथ है वो जो अनुसूची है वो 3 में दिया गया है। अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। उसके बाद है कि अनुसूची 5 जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, अनुसूची 6 में है आपके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। और जो जनजातीय क्षेत्र है आपके वो है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद है 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सूचियां जो है शामिल हैं जिन विषयों पर संघ को राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है जी। और जो 3 सूची है वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद अनुसूची 8 जिसमें आपकी आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। जब संविधान बना था उस टाइम जो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब ये 14 से 22 कैसे हुई वो देखना, वो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 को जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई यानी कि एक भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है जी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद है कि 52वां संविधान संशोधन जो कि 2003 को हुआ था और इसमें जो आपकी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो है भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है जी। और उसके बाद है कि 96वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था दोस्तों, ये 2002, ठीक है 2002। और इसमें जो उड़िया का जो नाम बदल कर जो उड़ीसी कर दिया गया था। सॉरी 2 नहीं, ये 11 में हुआ है, ठीक है जी। जो संविधान संशोधन ये 2011 में हुआ है, उसमें जो उड़िया का नाम है वो बदल कर उड़िया कर दिया गया है। उसके बाद है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जो कि आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। और 2024 में जोड़ी गई जो भाषाएं हैं वो आपका बंगाली, मराठी, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। उसके बाद है सूची 9 जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित प्रावधान है, ठीक है जी। और इस सूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो जोड़ी गई थी। उसके बाद है 10वीं अनुसूची जो कि आपके दल बदल से संबंधित है यानी कि कोई भी सांसद या फिर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और इसको जो है वो 52वां संविधान संशोधन 2 जो कि 1985 को हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद अनुसूची 11 जो कि पंचायत से संबंधित है। और ये जो 11वीं अनुसूची है इसको जो 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो इसको जोड़ा गया था और इसमें जो विषय है वो 29 विषय है और आपको यहाँ पर 28 भी देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद है कि उसके बाद है 12वीं अनुसूची, ठीक है, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इस सूची को जो वो 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और उसमें जो विषय है वो 18 विषय हैं।
और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग है जो कि भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक निकाय, ठीक है जी, तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है ये भी आपका विधायिकी अधिकार विधायिकी क्या है, निकाय है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार भी निकाय है। लेकिन जो राष्ट्रीय किसान आयोग है ये आपका वैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी आपका वैधानिक निकाय है। अब बात कर लेते हैं निकायों की। जो संवैधानिक यानी कि संविधान में किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख, उसके बाद है वैधानिक। वैधानिक होते हैं यानी कि कानून द्वारा निर्मित, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकयुक्त जो कि 2013 में जोड़ा गया था। उसके बाद है गैर वैधानिक कार्यकारी कौन कौन से हैं, तो वो है कि किसी कार्यकारी संकल्प या फिर सरकार के संकल्प द्वारा निर्मित, जैसे कि नीति आयोग और दूसरे आपकी भारतीय विधि आयोग। उसके बाद है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना, ठीक है, तो इसको बात कर लेते हैं कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकारियों के स्थान पर, ठीक है जी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई है। और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने इसे इसे जो है दो अलग अलग आयोगों में विभाजित जो है वो कर दिया है। उसके बाद है कि दो आयोग कौन से हैं, तो पहला है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 में आता है, और नेक्स्ट दूसरा है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें है जाति और इसमें है जनजाति, ठीक है जी, जिसको अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव आयोग कब बना था, ये बना था 1993 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, 1990 में। उसका गठन किया गया था 1992 में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 338B में है, उसको जो है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। गठन की बात करें तो 1993 में। उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि 1964 में बना, और 2003 में इसको जो है वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें जो अनुशासित है वो स्थानम समिति के द्वारा इसको अनुशासित किया जाता है। और वर्तमान जो लोकपाल है वो है अजय मानिकराव खान विलक्कर। उसके बाद है कि तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया और मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों को भी जो है लागू किया था, ठीक है जी। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में, इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। अब है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भाग 4 में है, जो कि आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और ये आयरलैंड से इनको जो लिया गया है। और इनका जो उद्देश्य होता है वो है कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है, ठीक है जी। और इसको 42वें संविधान संशोधन की बात करें जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 को हुआ था। और इस संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान, ठीक है, जिसमें जो है आपका अनुच्छेद 39F जो कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 39A जो कि गरीब यानी कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। उसके बाद अनुच्छेद 43A जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 48A जो कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 को हुआ। इसमें आपका अनुच्छेद 38 को जो जोड़ा गया था, जिसका अर्थ है असमानताओं को कम करना। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 को हुआ, और इसमें जो अनुच्छेद 45 है और इसमें जो बताया गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, ठीक है। उसके बाद है कि 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 को हुआ, जो कि अनुच्छेद 43B है, और इसमें जो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 क और अनुच्छेद 51A में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कथन है आपके यहाँ पर दिए गए कि भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई, जी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि नए कानून के तहत संक्षिप्त मुकदमों का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया, जी बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है कि सुधारक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना था, जी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 आपको जो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है कि कॉलम में उनके विवरणों के साथ सुमेलित करें, ठीक है जी। तो कॉलम ए है और कॉलम बी है, ठीक है, इनको सुमेलित करना है। तो मांग का जो नियम है उसके बारे में बताना था, ठीक है जी। और सीमांत उत्पादक और कम करने का नियम। उसके बाद है कि परिवर्तन अनुपात का नियम, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए का 2 था, बी का 3 था, सी का ए था।
और उसके बाद है कि भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में क्या सिफारिश थी, तो वो थी कि विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो सही है वो बताना था। तो कथन ये था कि किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास रखी गई जमा राशि होती है। कथन 2 था कि खुले बाजार संचालन में सरकारी ब्रांडों की खरीद और बिक्री शामिल होती है। कथन 3 था कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो आपके सही हैं। ठीक है जी। अब देयता और ये संपत्ति। देयता होती है जमा राशि जो कि बैंक की देयता होती है, और संपत्ति होती है कि बैंक द्वारा दिया गया ऋण। ठीक है जी। अब जमा राशि की होती है जमा, मांग जमा होती है, और दूसरी होती है कि समय अवधि। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, मांग जमा में इसमें बचत खाते होते हैं और चालू खाते होते हैं। और समय अवधि की बात करें तो इसमें समावधि जमा और आवर्ती जमा को शामिल किया जाता है। उसके बाद है कि आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का नियामक कहते हैं, और अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहते हैं। और उसके बाद है कि नगद आरक्षित अनुपात जिसको CRR बोलते हैं, और वैधिक तरलता अनुपात है जिसको SLR जो है बोला जाता है। उसके बाद है कि बाजार मुक्त संचालन क्या है, तो इसे जो है बाध्यकारी भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि सीधा क्रय, यानी कि आरबीआई के बिना किसी समझौते के सरकारी प्रतिभूतियां जो सीधे बेचता है। उसके बाद है कि पुनः खरीद बाध्यता, यानी कि रेपो जिसको बोलते हैं, यानी कि जब बैंक आरबीआई से धन उधार लेता है और सरकारी प्रतिभूतियों को बंधक रखने का आश्वासन देते हैं, तो इसे रेपो कहा जाता है। इसी प्रकार जब आरबीआई अतिरिक्त धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में बैंकों को वापस देता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है जी। लौह अयस्क का तो है आपका मारमागांव बंदरगाह। ठीक है जी। और भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, 13। ठीक है जी। कितने हैं, 13। अब एक एक की बात कर लेते हैं। कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पे आपका, गुजरात में। ठीक है जी। और इसका क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है यह एक। उसके बाद है कि मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर नहावा सेवा बंदरगाह जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और सैटेलाइट बंदरगाह भी यहीं पर है। उसके बाद है मोर मुआको बंदरगाह जो कि गोवा में है, और इसको ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद है मैंगलोर बंदरगाह, ये कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह केरल में है, और अरब सागर की इसको रानी भी कहा जाता है। उसके बाद है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, और इसको कामराज बंदरगाह या फिर एकमात्र निजी बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। उसके बाद है पारदीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, और इसको जो कार्गो हैंडलिंग में जो है पहला स्थान प्राप्त मिला है। उसके बाद है कि कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम में है, और नदी ये जो है वो नदी पर बनाया गया बंदरगाह है। उसके बाद है कि कुछ अन्य बंदरगाह जैसे कि वाधवान बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद है विझी झिंगम बंदरगाह जो कि केरल में है। उसके बाद है कालादान बहुउद्देशीय परियोजना जो कि 7वें बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह से जोड़ता है। उसके बाद है चाबहार बंदरगाह जो कि भारत द्वारा ईरान में निर्मित, चीन द्वारा पाकिस्तान में निर्मित गवादार बंदरगाह को चुनौती देने के उद्देश्य से जो इसका निर्माण किया गया था। वेस्टर्न पोर्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न पोर्ट। ठीक है जी। और ये आपके ईस्टर कोस्टल पोर्ट। ठीक है, इसको देख सकते हैं। जैसे कि तूतीकोरन कहाँ पर है, गुजरात में। चेन्नई तमिलनाडु। एन्नोर आपका आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। ठीक है जी। पारादीप पोर्ट हो गया। हल्दीवा कोलकाता पोर्ट ब्लेयर हो गया। उसके बाद है वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट यानी कि कंडेला पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट। उसके बाद है मोरमुगांव पोर्ट, न्यू मैंगलोर, और निराहा पोर्ट और कोचिन पोर्ट। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो कि पूर्वी तटीय मैदानों के साथ डेल्टा बनाती है, तो यह है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है जी।
अब है भारतीय नदियों के बारे में बात करें तो भारतीय नदियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है हिमाचली नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमाचली नदियाँ कौन सी होती हैं? जो सदाबहार नदियाँ होती हैं। सदाबहार यानी कि जो 12 महीने चलती ही रहती है, बहती ही रहती हैं, और इनकी जो धाराएँ हैं वो उद्गम से सागर तक लंबी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ ये मौसमी नदियाँ होती हैं, यानी कि जैसे कि मौसम के हिसाब से जो बहती रहती हैं, और इनको जो क्षणिक नदियाँ भी कहते हैं। इनकी जो धाराएँ वो छोटी होती हैं और उथली होती हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियाँ 3 श्रेणियों में इनको विभाजित किया जाता है, जैसे कि पूर्ववाहिनी नदियाँ। पूर्ववाहिनी नदियाँ यानी कि ये नदियाँ दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये डेल्टा बनाती हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्ना और वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। उसके बाद है पश्चिम वाहिनी नदियाँ, यानी कि ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उदाहरण की बात करें तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी नदी। उसके बाद है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो वह नर्मदा, तापी, दामोदर, जिस दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। उसके बाद जो माही नदी है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करें गोदावरी नदी की, इसको दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसके उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से होता है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो है मंजीरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा और प्राणहिता। ठीक है जी। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। सहायक नदियों की बात करें तो भीमी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा और येरला, वारणा और डिंडी। उसके बाद है कावेरी नदी, जिसका उद्गम है कर्नाटक के कोडांगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। सहायक नदियां हैं आपकी हेमावती, कामिनी, भवानी, शिमशा और अमरावती, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पठार है जो कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, यानी कि पूर्व में स्थित है? उसके बाद है कि ऑप्शन दिए गए थे मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और शिलांग पठार। तो राइट आंसर है आपका शिलांग पठार। भारत का भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत को जो है हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय, तटीय मैदान और द्वीप समूह में जो बांटा जाता है। उसके बाद है कि प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि एक तो है केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। ठीक है जी। नर्मदा नदी ही इन 2 भागों के बीच में जो है बहती है और इन दोनों को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। उसके बाद है केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि इसमें कुछ छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी। केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि छोटे छोटे पठारों से मिलकर। इसमें जो पठार है वह है मारवाड़ या फिर मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बंगेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत का रूर भी जिसको बोला जाता है। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है मेघालय का पठार, जो कि आपका गारो खासी जनतियाँ यहाँ पर है। उसके बाद है कार्बी आंगलों का पठार, जो कि आपका असम में है। और मिकिर और रेंगमा जो पहाड़ियाँ इस पठार में हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी जो परत है वो कि मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वो है आपका समताप मंडल। ठीक है जी। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों की। ठीक है जी। वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल की परतें पहली आपकी क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सभी जो मौसमी घटनाएं वो इसी परत में ही होती हैं। ठीक है जी। उसमें जो गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन है इसमें 78%, ऑक्सीजन है 21%, जो आर्गन है वो है 0.9% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.036%। और ध्रुवों पर ऊंचाई की बात करें तो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर बात करें तो 18 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। और जो ह्रास दर है तापमान की गिरावट की दर, ह्रास दर किसको बोलते हैं? तापमान की गिरावट की दर को। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री जो सेंटीमीटर तापमान में जो कमी आती है। ठीक है जी। कितने मीटर जाने पर 165 पर कितनी डिग्री की? 1 डिग्री की। ठीक है जी। और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीमीटर तापमान में कमी आती है। उसके बाद है क्षोभ सीमा। क्या होते हैं क्षोभ सीमा? यानी कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से जो अलग करते हैं उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। उसके बाद है समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर तक है। और इस परत में ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 30 से 35 किलोमीटर की ऊपर जो स्थित होती है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। और जो जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं, यानी कि जो कि आपके एरोप्लेन जहाज वगैरह हैं वो इसी परत में उड़ते हैं और ऊपर जाने पर जो तापमान है वो बढ़ता जाता है।
उसके बाद है कि मध्य मंडल जो कि 85 किलोमीटर तक है, और इसमें जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और ऊपर जाने पर तापमान घटता है। उल्का पिंड इस परत में जड़ को जो है समाप्त हो जाते हैं, किसमें, मध्य मंडल में। उसके बाद है तापमंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसको वायुमंडल की सबसे गर्म परत भी कहते हैं। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है और इसमें जो कि विद्युत आवेशित कण होते हैं जिससे कि आयन कहा जाता है, रेडियो तरंगें परावर्तन होकर जो वापस आती हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल, सबसे अंतिम परत है, पांचवी, और वायुमंडल की पांचवी परत इसको बोला जाता है और यह सबसे भारी परत होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर सौर विकिरण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला जो है प्रथम कारक नहीं है सौर विकिरण को। ठीक है जी, तो किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति। तो अब बात कर लेते हैं धवलता, जिसको एलिबिडो या फिर प्रकाश अनुपात कहा जाता है। तो क्या होता है कि अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी सतह के प्रकाश या फिर अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबंधित करने की शक्ति की माप को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुपात या फिर एल्बिडो या फिर धवलता कहते हैं, धवलता। हो। तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान शुरू किया और क्षेत्र को महत्वपूर्ण समय बिताया? वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करें तो 1658 से 1707 तक क्या किया उसने, शासन किया। और 1658 में उसने क्या किया, अपने बड़े भाई दारा शिकोह को धर्मथ, सामूगढ़ और देवराई के युद्ध में हराया। ठीक है जी, और बेबी का मकबरा जो कि संभाजी नगर में है, और आजम शाह जो कि औरंगजेब का पुत्र था ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की स्मृति में इसको बनवाया था। उसके बाद है कि रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है जी, तो वो है कि वह स्वतंत्रता बाद के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। ये आपका कथन गलत है। ठीक है जी, उसके बारे में जान लेते हैं कि रास बिहारी कौन थे। तो उन्होंने क्या किया, 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। उसके बाद है कि गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये तीनों सही हैं लेकिन चौथे वाला गलत है। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो वो थे KM करियप्पा। और गदर आंदोलन जो कि 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद। उसके बाद है कि कोमागाटा मारू कांड जो कि 1914 में हुआ था। यह एक जापानी जहाज़ था जिसे एक सिख व्यापारी ने जो है वो पट्टे पर लिया था, और यह हांगकांग से जो है वैंकूवर यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। उसके बाद है कि तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किस सुल्तानों के संघ ने पराजित किया था? तो वो था दक्कन के सुल्तानों ने। तालीकोटा के युद्ध के बारे में अगर हम डिटेल से जाने तो 1565 में हुआ। ठीक है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के द्वारा विजयनगर पर आक्रमण जो वो करते थे। और उसके बाद है कि विजयनगर का नेतृत्व जो कि आलिया राम राय जो कि शासक थे सदाशिव राय के। ठीक है जी, ये था आपका ब्राह्मणी साम्राज्य, और नीचे था आपका विजयनगर साम्राज्य, और ये नदी थी जो कि है तुंगभद्रा नदी। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोनों राज्यों को अलग कौन करते हैं, तो वह है तुंगभद्रा। ठीक है, पराजय किसकी हुई थी? विजयनगर की। अन्य नाम क्या है? राक्षसी तागड़ी का युद्ध। बहमनी साम्राज्य जो कि 1347 में बना। संस्थापक थे इसके अल्लाउद्दीन हसन बहमान शाह। ठीक है जी, राजधानी है गुलबर्ग, बाद में बीदर बनी। अहमद शाह अवली के द्वारा राजधानी को स्थापित किया गया। विघटन यानी कि बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर सभी क्या थे? मुस्लिम शासक थे। और दक्कन के सुल्तानों को सर्वपति यानी कि घोड़ों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है उड़ीसा के शासकों को गजपति यानी कि हाथियों के स्वामी के रूप में जो जाना जाता है। उसके बाद बात करें विजयनगर साम्राज्य की जो कि 1336 में बना। संस्थापक था हरिहर और बुक्का, सभी हिंदू शासक थे। ठीक है, समकालीन लोग इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। विजयनगर के शासकों को नरपति यानी कि मनुष्यों के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी की बात करें तो हम्पी थी। स्थानीय देवी तो पंपा देवी के नाम पर रखा गया था, और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर यह स्थित है।
उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, 3 भागों में बटा हुआ था, जैसे कि संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराइविडु। जो तुलु वंश है वो सबसे प्रसिद्ध स्मारक शासक कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1529 तक शासन करते हैं। उसके बाद है कि उपयुक्त में से किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका था, तो वो है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये था प्रतिहार, प्रतिहार यानी कि गुज्जर प्रतिहार। ठीक है जी। उसके बाद है कि रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह है कि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, तो ये कथन है जो आपका गलत है। उसके बाद बात करें कि पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं, जी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि पादप कोशिकाओं में केंद्रिका रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर लेती है, जी बिल्कुल। उसके बाद जो रिक्तिका या ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में कार्य करते हैं, जी बिल्कुल। उसके बाद बात करें कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की। किसमें की थी, कॉर्क में की थी। ठीक है जी। और कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। ठीक है। उसके बाद है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक, और इसने तालाब में जो इसकी खोज की थी 1674 में। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1838 में मैथियस स्लेडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सभी जीवित जीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। और 1885 में रुडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमनियस सेलुला ई सेलुला प्रकाशित किया, जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा था। उसके बाद है कि कोशिका भित्ति की सामग्री यानी कि जीवाणु, आहो ला दूंगा मैं आप भी, पेप्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद कवक, कवक यानी कि काइटिन, पादप यानी कि सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है। और शैवाल में जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। उसके बाद है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट। ठीक है जी, डिफरेंस पूछा गया था आपसे। तो जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप में प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण किसे करते हैं, हरित लवक की सहायता से। और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक में जो है नहीं होता, किसमें, जंतु कोशिका में। उसके बाद है कि पादप कोशिका में आकार में लगभग आयताकार होती हैं और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती हैं, अनियमित या फिर गोल होती हैं। उसके बाद है कि पादप कोशिका यानी कि बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, उसमें छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। उसके बाद इसमें लवक होते हैं, इसमें लवक नहीं होते। सूत्रकणिका की संख्या कम होती है, इसमें सूत्रकणिकों की संख्या अधिक होती है क्योंकि जानवर बड़ा होता है भाई। उसके बाद है कि संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के द्वारा होता है, इसमें जो खाद्य पदार्थ का है वो ग्लाइकोजन होता है। उसके बाद है कि 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमण क्रम को सही ढंग से दर्शाता है, तो जो राइट आंसर है वो आपका युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर गर्भ शिशु बनता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है कि दक्कन पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वह आपकी काली मिट्टी। ठीक है जी। मिट्टी काली है तो उसको क्या करना चाहिए, ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि काली मिट्टी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। उसके बाद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत करती है, जैसे कि जलोढ़ 40%, लाल 18%, काली 15%, लैटराइट 5 से 7, शुष्क, पर्वतीय, दलदलीय, पीट, खारी या फिर क्षारीय। उसके बाद है काली मिट्टी जिसका नाम है रेगूर, कपास की खेती के लिए ठीक है जी आदर्श है। और कपास को 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता, ठीक है जी 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। और लावा के विस्फोट से निर्मित चिकनी मिट्टी, इस मिट्टी में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है, इसमें सूखने की दरार पड़ जाती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, यह मिट्टी अपारगम्य होती है। उसके बाद है कि मोटा नील पीला एक उपयुक्त रंग अक्सर हल्दी में मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी उपस्थिति की पुष्टि कौन सा रासायनिक परीक्षण कर सकता है, तो वो है आपका अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परीक्षण से गुलाबी रंग प्राप्त करना। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको म्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। उसके बाद है H2SO4 जो कि जिसको अम्लों का राजा या फिर गंधक का अम्ल बोला जाता है। उसके बाद है कि ध्वनि का कौन सा जो गुण है उसकी प्रबलता निर्धारित करता है, तो वह आपका आयाम
ध्वनि तरंगे की बात करें तो ध्वनि तरंगे वे विक्षोभ हैं जो कंपन के परिणामस्वरूप किसी माध्यम जैसे कि हवा, पानी, ठोस से होकर गुजरती हैं। उसके बाद की तरंगों के प्रकार, तो यांत्रिक तरंगे और गैर यांत्रिक तरंगों होती हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि वे तरंगे होती हैं जो अपने प्रसार की गति की दिशा में लंबवत चलती हैं। इसका मतलब है कि तरंग जिस दिशा में यात्रा करती है उसके साथ समकोण बनाती है, जैसे कि प्रकाश तरंग। उसके बाद है अनुप्रस्थ तरंग यानी कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगे या फिर दाब तरंगे। उसके बाद है कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका उत्तर भारत से संबंधित है। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य ये जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। ठीक है जी, जैसे कि 9वां है आपका छऊ। ठीक है जी, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का कथकली, केरल का मोहिनीअट्टम, केरल का भारतनाट्यम, तमिलनाडु का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का उड़ीसी, उड़ीसा का मणिपुरी, मणिका और सत्रिय है असम का, जो कि सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य है। उसको 2002 में दर्जा दिया गया था और संस्थापक थे आपके इसके गुरु शंकर देव। उसके बाद है छऊ, ये तो है 3 प्रकार का है। ठीक है जी, जैसे कि सरायकेलू छऊ जो कि झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा दर, समष्टि अर्थशास्त्र, चाय की कीमत, समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, घरेलू। तो जो क्या होता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति दरें, राजकोषीय नीति है, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी आदि। जो जनक की बात करें तो J.M. केन्स था, ठीक है, जिसमें रोजगार, ब्याज, धन का सामान्य सिद्धांत उन्होंने दिया। उसके बाद है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फार्मों और बाजारों का अध्ययन करता है, जो किसी उत्पादन का मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि। जनक थे इसके एडम स्मिथ और इन्होंने जो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है बुक लिखी थी। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा जो विषय जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो है आपका लोक व्यवस्था। संघ सूची जिसमें स्थानीय विषय थे और वर्तमान में 100 है। इसमें जो विषय आते हैं वो है रक्षा, हथियार, गोला बारूद, परमाणु, नागरिकता, वायु मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, विदेशी मामले, श्रम, खनन, जनगणना आदि। राज्य सूची जिसमें आपके पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं और सार्वजनिक व्यवस्थाएं, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा, मद्यपान, कृषि, मत्स्य पालन, सट्टा जो आदि इसमें आते हैं। उसके बाद संवती सूची पहले विषय थे 47, वर्तमान में 52 और इसमें जो विषय वो है विवाह, तलाक, दिवालियापन, ऋण उदागी, व्यापार, श्रम विवाद, विद्युत, शिक्षा, माप और वजन आदि। उसके बाद है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित विषय जो कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में बदल दिए गए हैं, वो कौन कौन से, वो है शिक्षा, वन, वजन, माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। ठीक है जी, और जो संवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है जी, क्या क्या लिया हमने संवर्ती सूची, और देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की स्वतंत्रता, गतिरोध को दूर करने के लिए संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। तो इस कथन को आपने दोस्तों कौन सा है, आपने इसको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मिलते हैं थर्ड लेक्चर के साथ।